What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं अब MCQs। आई नो ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा होगा बट मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थका हुआ था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं इसको थोड़ा सा लेट शूट कर रहा हूँ। बट या आप लोग के पास आज सभी वीडियोस ऑन टाइम आ जाएंगे। तो आज इसमें हम करने वाले हैं एनालिसिस के MCQs, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं शेयर्स डिबेंचर्स के MCQs, उसके बाद हम लोग करेंगे पार्टनरशिप के MCQs और प्रेजेंटेशन टिप्स के साथ आज के दिन को खत्म करेंगे। तो आज का मेन फोकस रहने वाला है 1 मार्कर्स के ऊपर। खूब मेहनत आपने करी है, आज एक दिन की बात और है, अपना 100% दे दो और अकाउंट्स एग्जाम हम बहुत अच्छा करके आएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो यार MCQ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, देखो द बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, बैलेंस शीट हमेशा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो डी इसका ऑप्शन बनेगा। पब्लिक डिपॉजिट्स कहां पे आता है भाई? इंटेंजिबल एसेट्स में, करंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो आंसर बन जाएगा बच्चों इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दैट इज डी। अगला सवाल पे चलते हैं, लूज टूल्स कहां पे आता है? चलो बताओ फटाफट से, कौन से हेडिंग सब हेडिंग में आएगा? इन्वेंट्री में आ जाएगा लूज टूल्स। इसके बाद आता है शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर अकाउंट अपीयर्स इन द कंपनीज बैलेंस शीट, किस में आएगा? शेयर कैपिटल में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, शेयर कैपिटल में आ जाएगा बच्चों शेयर फॉर फीचर। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड कहां पे आपको शो करना है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, ट्रेड पेबल में, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में या अदर करंट लाइबिलिटीज में। अनक्लेम्ड डिविडेंड आ जाएगा बच्चों अदर करंट लाइबिलिटी में, ये आपको पे करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंटेड अंडर करंट लाइबिलिटीज? कौन सा करंट लाइबिलिटी में नहीं आएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी आएगा, ट्रेड पेबल भी आएगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इसका सही आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब हेड अंडर द करंट एसेट्स? कौन सा इसमें से करंट एसेट्स नहीं है? देखो 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 जल्दी से, ट्रेडमार्क बेटा इसमें से करंट एसेट्स नहीं है, ऑप्शन बनेगा बी। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आर प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। चलो भाई फटाफट से बता दो, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स कहां पे आ जाएंगे? सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आ जाएंगे बच्चों अदर नॉन करंट एसेट्स, ए पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, इफ द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, कितना मानोगे अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? तो 12 महीने, 12 मंथ्स। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है। अ कंपनी हैज एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 8 मंथ्स, एक कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल है बच्चों 8 महीने की। इट हैज अकाउंट्स रिसीवेबल अमाउंटिंग टू 1 लाख, डेटर्स हैं इसके 1 लाख, आउट ऑफ विच 60,000 हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 11 महीने। देखो इसकी ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने की है, 60,000 वाले 1 लाख में से 60,000 वाले 11 महीने में मिल रहे हैं, तो आप इसको कैसे प्रेजेंट करोगे बैलेंस शीट में? तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 महीने से कम भी है तो भी, अगर 12 महीने के अंदर अंदर कोई पैसा मिल रहा है तो वो करंट एसेट्स में ही आ जाएगा। तो हम लोग 40,000 करंट एसेट, 60 नॉन करंट एसेट नहीं सर, पूरा का पूरा 1 लाख करंट एसेट्स में ही आएगा, क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर ही हो रहा है ना सबका। ऑपरेटिंग साइकिल तो हम तब चेक करते हैं अगर 12 महीने से ऊपर जा रहा हो किसी का टेन्योर। ठीक है, तो 1 लाख करंट एसेट्स, डी पार्ट इसका सही आंसर बन जाएगा। चलो सर जल्दी जल्दी से मैच कर दो, मैच द आइटम्स गिवन। चलो भाई फटाफट से, लूज टूल्स कहाँ पे आएगा सर? लूज टूल्स तो सर आ जाएगा इन्वेंट्री में। 1 का डी, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा। पेटेंट आपका इंटेंजिबल एसेट है, 2 का ए, वो दोनों में 2 का ए दिया हुआ है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका अदर करंट एसेट है, 3 का बी, दोनों में 3 का बी दिया हुआ है। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, 4 का सी, 4 का सी लो, ये ऑप्शन है, बी पार्ट आपका ऑप्शन बन जाएगा। ओके चलो सर आगे चलते हैं जल्दी जल्दी से, फिर से मैच द गिवन आइटम्स, ये वाला आपको मैच करना है। चलो भाई फटाफट से बताओ क्या लगता है आपको, क्या सही है क्या गलत है? आओ जी फटाफट से करते हैं। स्टोर्स एंड स्पेयर्स किसका पार्ट है? स्टोर्स एंड स्पेयर्स सर इन्वेंट्री का पार्ट है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स इन्वेंट्री में आ जाएगा। तो ए का 3 यही लग रहा है बस फिर, क्योंकि बाकी में तो ए का 3 दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, बैलेंस विद बैंक कहाँ आ जाएगा? बैलेंस विद बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएगा, तो बस यही ऑप्शन हो जाएगा। इसका ज़्यादा टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं ऐसा। ओके चलो भाई 12 का ये हो गया।
उसके बाद फिर से कॉलम्स मैच करने हैं। क्या लिखा है? 9% डिबेंचर्स रिडीमेबल ड्यूरिंग द करंट ईयर। देखो बच्चों, कोई भी डिबेंचर रिडीमेबल ड्यूरिंग द करंट ईयर अगर हो जाता है तो वो करंट लाइबिलिटी में चला जाता है। तो 1 का सेकंड सिर्फ डी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी का 4 लूज टूल्स इन्वेंट्री बिल्कुल सही है, वेरीफाई कर लिया हमने, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा डी। चलो सर आगे चलते हैं। आगे लिखा है अजंता लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 8 लाख ऑन 1st April which are redeemable in 5 equal yearly installments starting from 1st April. How would you present this in the balance sheet on 31 मार्च 2021? देखो बच्चों क्या हो रहा है, हमारे पास 8 लाख रुपए के डिबेंचर है जो 1st April 2019 पे इशू करे गए हैं। 1st April 2019। अब ये रिडीम होंगे 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में, 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स जो स्टार्ट होगी 1st April 2022 से। ठीक है, कब स्टार्ट होगी? 1st April 2022 से। तो आपको बोल रहा है कि बताओ 31 मार्च 2021 को आप इसको बुक्स में कैसे दिखाओगे? तो बताओ भाई फटाफट से, कैसे दिखाने वाले हो आप बुक्स में इसको? तो हमारे पास 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है ना, तो 8 लाख की 5 इंस्टॉलमेंट्स अगर मुझे बनानी है तो 515 630 1,60,000 की किस्त बनेगी। तो 31 मार्च 2021 के बाद बेटा, 31 मार्च 2021 के बाद हमारे पास एक किस्त तो बस अभी जस्ट रिडीम होनी है, एक किस्त तो जस्ट अभी होनी है, बाकी 4 में भी टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1,60,000 तो अभी करंट लायबिलिटी में दिखा देंगे और 6,40,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखा देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 1 साल के अंदर अंदर होनी होती है, ठीक है, वो आपकी करंट लायबिलिटी में चली जाएगी, बाकी सारे की सारी नॉर्मली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं ही। चलो मैच द गिवन आइटम्स। चलो भैया फिर से फटाफट से मैच कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में 1 का ई। 1 का ई सिर्फ ए में ही दिया हुआ है। ठीक है, पेटेंट कहाँ पे आ जाएगा? इंटेंजिबल एसेट, यही बन जाएगा। ओके परफेक्ट है सर। चलो इसके बाद क्या है हमारे पास? अगला सवाल क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिक अजम्पशंस। उन अजम्पशंस को क्या बोलते हैं? क्या उनको हम प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलते हैं? नहीं सर। क्या हम उनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं? यस। क्या हम उनको पोस्टुलेट्स बोलते हैं? क्या हम उसको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं? क्या बोला जाता है? जल्दी जल्दी से फटाफट से बता दो। अब यहाँ पे प्लीज ध्यान रखना बच्चों, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते ही ऐसा लगता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इससे मिलता जुलता है, बट assumptions को हम लोग क्या बोलते हैं? postulates ही बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? postulates. Which of the following is a limitation of financial analysis? It is just a study of reports. It judges the ability of the firm to repay. It identifies the reason. It ascertains the relative importance of different components of the financial position of the firm. चलो बताओ भाई फटाफट से, आपको क्या लगता है इसमें लिमिटेशन क्या है? ये लिमिटेशन ए आ जाएगा। इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन? कौन सा लिमिटेशन नहीं है? अफेक्टेड बाय पर्सनल बायसनेस, लैक ऑफ क्वालिटिव इंफॉर्मेशन, इग्नोर्स प्राइस लेवल, इंटर फर्म कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल। ये लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू जज द फाइनेंशियल हेल्थ, to judge the short term and long term liquidity, to judge the reasons for change in profitability, to judge the variations in the accounting practices of the business followed by different enterprises। यही आ जाएगा बच्चों हमारे पास, क्योंकि कंपैरिजन एक ऑब्जेक्टिव बाद में अपने आप से देखना है हमें। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? फिनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी चेक करते हैं, रीजंस चेक करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में। उसके बाद जो वेरिएशंस आप अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में कर रहे हो वो इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन? विंडो ड्रेसिंग, सब्जेक्टिविटी, प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर्ड, इंट्रा फर्म कंपैरिजन पॉसिबल। डी पार्ट ही इसका आंसर बन जाएगा, बाकी सारे हमारे लिमिटेशंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट्स गलत है? आओ जरा देखते हैं क्या लिखा है। When all the comparative figures in a balance sheet are stated as percentage of the total,
It is termed as horizontal analysis when all the comparative figures in a balance sheet are stated as a percentage of total, तो उसको हम horizontal analysis बोलते हैं। नहीं बेटा, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि जब आप परसेंटेज ऑफ टोटल करते हो तो आप वर्टिकल एनालिसिस कर रहे होते हो, कॉमन साइज बना रहे होते हो। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेवरल ईयर्स आर एनालाइज्ड, जब एक से ज़्यादा सालों की आप ईयर्स एनालाइज कर रहे होते हो, इट इज टर्म्ड एज वर्टिकल एनालिसिस। ये भी गलत हो गया बेटा, एक से ज़्यादा साल के करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज टाइम सीरीज एनालिसिस। क्या हम वर्टिकल एनालिसिस को टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं? ये भी गलत हो गया बेटा, हॉरिजॉन्टल का नाम है, वर्टिकल तो हम क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं, तो तीनों ही गलत हो गया। डी पार्ट, ऑल थ्री, तीनों ही फॉल्स है। चलो सर, 21 डन। आइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ वर्टिकल एनालिसिस? वर्टिकल में क्या क्या आता है? क्या रेशो आता है, कंपैरेटिव आता है, कॉमन साइज आता है? क्या आपको लगता है? फटाफट से बता दो। बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 3, ओनली 1 या फिर ओनली 3? व्हाट डू यू थिंक? हमारे पास आ जाएगा 1 and 3, रेशोज और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, यही एक साल के होते हैं, 1 and 3। तो ऑप्शन बन जाता है हमारे पास 22 का बी। ठीक है जी, चलो भाई अब चलते हैं हम फटाफट से 23 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन? इट डजंट कंसिडर प्राइस लेवल। ये है, इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ इंटरिम रिपोर्ट्स, इट मे बी मिसलीडिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ चेंजेस, इट आइडेंटिफाइज द रीजन फॉर चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। बताओ भाई कौन सा इसमें से लिमिटेशन नहीं है? डी पार्ट। चलो सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? कौन सा टूल नहीं है? कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 24 का आंसर बनेगा बी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी टूल्स में नहीं आते। ठीक है बच्चों, चलो भाई अगला क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या क्या आता है? डैश एंड डैश ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन इंटरप्रिटेशन, प्रिपरेशन एनालिसिस। क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं बेटा, फटाफट से बताओ। हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में सबसे पहले होता है एनालिसिस, फिर होता है इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, प्रिपरेशन नहीं आती इसके अंदर, डी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, डन है। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव पे फिर क्वेश्चन आ गया, ये आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है, फटाफट से 26 का होमवर्क भी कर लेना। चलो जी, 27 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। बहुत ध्यान से पढ़ो वीडियो पॉज करके और मुझे बताओ जल्दी से आपको क्या इसका आंसर लगता है। चलो चेक करते हैं फटाफट से। एनालिसिस of financial statements helps to assess the current profitability and operational efficiency of the business as a whole as well as its different departments। बिल्कुल सही है, because financial analysis considers the impact of price level changes। अरे नहीं बाबा, गलत। असर, ये तो लिमिटेशन था ना, असर्शन सही है, रीजन गलत है, ये आ जाएगा। असर्शन सही है, रीजन गलत है। चलो भाई, इसके बाद हम चलते हैं 28 पे। In vertical analysis, figures or two or more year are analyzed। देखो यहीं से गलत हो गया, वर्टिकल में दो या दो से ज्यादा फिगर्स थोड़ी ना होती है, तो स्टेटमेंट 1 तो हमारे पास हो गया गलत। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। इन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस फिगर्स ऑफ सिंगल ईयर आर एनालाइज्ड, ये भी गलत हो गया, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। 28 का बन जाएगा हमारे पास बी, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है। ठीक है, चलो 29 पे चलते हैं। The process of critical evaluation of financial information contained in the financial statements in order to understand and make decisions regarding the operations of the firm is called financial analysis। सही है। The term financial analysis means only the analysis of financial statements using various tools like accounting ratios, cash flows, etc। ये भी सही है, तो ये तो दोनों ही statements ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा both the statements are correct। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। लिक्विड एसेट्स में क्या नहीं आता? बताओ भाई, लिक्विड एसेट्स में क्या नहीं आता? ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेंट्री, 30 का आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? सी, इन्वेंट्री। करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1.8:1, क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1.6:1। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस पिक आउट द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन बोथ द करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो दोनों को ही
इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। अब देखो बच्चों, जब भी ऐसा आ जाए तो आपको रेशो सॉल्व करनी पड़ेगी। करंट रेशो इज 1.8:1, तो इसको 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 लिख रहा हूँ। क्विक रेशो इज 1.6:1, तो इसको 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो पहली ट्रांजेक्शन क्या है, 10,000 के गुड्स हमने 2,000 के लॉस पे सेल कर दिए। देखो 10,000 वाला माल 2,000 के लॉस पे बेचा तो 8,000 रुपये आपके पास आए, तो कैश आएगा 8,000, गुड्स जाएंगे 10,000 के। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ कैश आएगा 8,000, इन्वेंट्री पे तो इम्पैक्ट ही नहीं आता है। तो करंट रेशो देखो यहाँ पे हमारे पास हमें इंक्रीज दिखानी थी, ये तो रिड्यूस हो गई, रिड्यूस हो गई है। तो कहाँ गया हमारा कैलकुलेटर, 180 प्लस 8 माइनस 10, 178 डिवाइडेड बाय 1,00,000, 1.78, ये तो रिड्यूस हो गई, तो ये तो बनेगा नहीं। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने 3,000 का एडवांस में दे दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने दे दिया, तो बेटा जी सबसे पहले करंट रेशो पे देखो, करंट रेशो में क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर आपने एडवांस में दे दिया तो एक आपके पास कैश चला गया। ठीक है, कैश चला गया तो फिर से ये भी रिड्यूस हो जाएगी, तो ये भी नहीं आएगा। प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड, फिर से पैसा चला गया तो रिड्यूस हो जाएगी, ये भी नहीं आएगा। बीपी ऑफ 2,000 ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, आपने 2,000 का बीपी बिल पेबल ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया, तो 2,000 का बीपी अगर पे कर दिया तो इसका इम्पैक्ट क्या है, करंट लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी 2,000 से, और एक करंट एसेट भी कम हो जाएगा, कैश गया आपके पास से। तो 178 डिवाइडेड बाय 98, यहाँ पे भी 2,000 क्विक एसेट से भी कम होगा, करंट लाइबिलिटी से भी कम होगा। 158 डिवाइडेड बाय 98, तो 178 अपॉन 98 कितना आ जाता है, 178 अपॉन 98, 1.81 रेशो 1, ये तो इम्प्रूव हो गया। 158 अपॉन 98, 1.61, ये भी इम्प्रूव हो गया। दोनों ही रेशोज इम्प्रूव हो गए, तो बीपी ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट यही इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले पे। करंट रेशो ऑफ विदुर प्राइवेट लिमिटेड इज 3:2, द अकाउंटेंट वांट्स टू मेंटेन रेशो ऑफ 2:1, फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल। बताओ जी, अकाउंटेंट क्या करना चाहता है, 3:2 को 2:1 बनाना चाहता है। आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर वो बीपी का पेमेंट कर दे, देखते हैं जरा, हाउ चेक करें। हमारे पास विदुर प्राइवेट लिमिटेड का करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज है हमारे पास 3:2। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं 3 लाख और 2 लाख। आप क्या बनाना चाहते हो, आप बनाना चाहते हो इसको 2:1। ठीक है, हम इसको सही करना चाहते हैं, तो 2:1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2:1 बनाने के लिए या तो करंट एसेट बढ़ जाए। ठीक है, अगर करंट एसेट 1 लाख से बढ़ जाएगा तो 2:1 हो जाएगा, करंट लायबिलिटी इंपैक्ट ना आए तो। ठीक है, देखते हैं चलो। ही कैन रीपे बिल पेबल, अगर वो बीपी कम करता है, ठीक है, सपोज वो बिल पेबल का पेमेंट कर देता है, बिल पेबल का अगर पेमेंट करता है, बिल पेबल मान लेते हैं 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख का बीपी अगर कम होगा तो यहाँ से 1 लाख चला जाएगा, यहाँ से भी 1 लाख चला जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 लाख, नीचे बचेगा 1 लाख। देखो आ गया 2:1। तो इससे पॉसिबल है, इससे पॉसिबल है बिल्कुल। ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर वो उधार पे माल खरीद ले, आओ जरा देखते हैं। अगर वो उधार पे माल खरीदेगा तो एक तो गुड्स बढ़ेंगे, सपोज 2 लाख के खरीद लिए तो यहाँ पे 2 लाख बढ़ जाएगा और यहाँ पे भी 2 लाख बढ़ जाएगा, तो 4/5 ये नहीं बनेगा, इससे नहीं बन रहा। अगर वो शॉर्ट टर्म लोन ले ले, सर अगर वो शॉर्ट टर्म लोन ले ले तो कैश में पैसा बढ़ेगा ऊपर और करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी, तो 1-1 लाख का भी ले तो 4/3, इससे भी 2:1 तो नहीं बनेगा। तो 32 का करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, 32 का करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है बेटा वो बन रहा है ओनली 1 इज करेक्ट, ये सही है। परफेक्ट हो गया, सही है जी। 32 डन। 33 देखो ऐसा ही है,
द करंट रेशो ऑफ आधार लिमिटेड इज 2.5:1। अब वो 2:1 मेंटेन करना चाहता है, तो वो क्या करे? ठीक है, ये वाला आप ट्राई करना। अब इसका मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, चलो सेम है बिल्कुल। द रेशियोज विच इंडिकेट द स्पीड at which activities of the business are being performed are known as turnover ratios। बच्चों turnover ratios से ही एक्टिविटी पता चलती है कि क्या कैसा चल रहा है। ठीक है, तो 34 का आंसर बनेगा बी, टर्नओवर रेशियोज। चलो 35 का आंसर बताओ मुझे जल्दी जल्दी से। 35 का क्या आंसर आना चाहिए? वीडियो पॉज करो, सोचो फटाफट से कि 35 का हमारे पास क्या आंसर बनेगा। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ जीपी ऑफ अ फर्म? कितना अमाउंट है हमारे पास जीपी ऑफ द फर्म का अगर एवरेज इन्वेंट्री 80,000 है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है एंड सेलिंग प्राइसेस 25 अबव कॉस्ट। ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है? 6 टाइम्स। COGS हमें पता नहीं, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है 80,000, तो जो COGS आ गया 4,80,000 का COGS आ गया। जो प्रॉफिट है हमें क्या निकालना है? जीपी निकालना है। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है वो 25% अबव कॉस्ट है। आप कितने का माल बेचते हो? कॉस्ट से 25% ऊपर, तो इसका 25% सीधा 480 का 25% कितना हो जाएगा? 120, तो वही जीपी हो जाएगा बस। जीपी कितना है? 25% इसका 120, 1,20,000। ए पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। 35 का आंसर आ जाएगा हमारे पास ए। चलो भाई आइए जी 36 बताइए, 37 बताइए। इफ द टोटल सेल इज 250 एंड क्रेडिट सेल इज 25% ऑफ द कैश सेल, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल? देखो क्रेडिट सेल जो है 25% है कैश सेल का, तो कैश सेल हो गया आपके पास x, कैश सेल को x मान लो। उधार इसका 25% है, क्रेडिट सेल जो है इसका 25% है, तो 0.25x। x का 25% बच्चों 0.25 होता है, 30% 0.30 होता है, 50% 0.50 होता है। तो ध्यान रखना है कि 25% 0.25। ओके, इन दोनों का सम कर दूं तो टोटल सेल आ जाएगा। इन दोनों का सम हो गया 1.25x, और टोटल सेल की वैल्यू पता है हमें कितनी? 2,50,000। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1.25, 250 डिवाइडेड बाय 1.25, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1.25, 2 लाख रुपए आ रही है टोटल सेल। x की वैल्यू आ गई 2 लाख रुपए। हमें क्या निकालना था? क्रेडिट सेल निकालना था। ठीक है जी, टोटल सेल अगर 2.5 लाख है जिसमें से कैश सेल 2 लाख है, तो फिर 50,000 हमारे पास क्रेडिट सेल आ गई। जो क्रेडिट सेल आ गई बच्चों कितनी आ गई? 50,000। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना होगा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। चलो जी, सेल्स दी हुई है हमारे पास, कैश सेल्स 25% है क्रेडिट सेल्स का। लो जी, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। चलो अभी कर लेते हैं। क्या करें? सबसे पहले 25% है क्रेडिट सेल का, तो क्रेडिट को मान लो भैया इस बार x, क्रेडिट को x मान लो। कैश इसका 25% है, 0.25x हो गया, टोटल हो गया 1.25x, और वैल्यू है 12 लाख रुपए। x का वैल्यू आ जाएगा 12 लाख डिवाइडेड बाय 1.25, 12 लाख डिवाइडेड बाय 1.25, 9,60,000। हमने x किसको लिया था? क्रेडिट को ही लिया था, तो 9,60,000 तो ये आ गया। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने हैं बच्चों अब हमें। अब बस हम लोग यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल लेंगे। तो एवरेज के लिए बच्चों देखो, इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, जब भी आप ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो निकालते हो तो उसके अंदर कभी भी जो डेटर है उसमें से प्रोविजन माइनस नहीं करना। ये गलती मत करके आना, आपको ग्रॉस वैल्यू पे ही लेने हैं। ठीक है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आपके बस यही दिए हुए, आपके पास ग्रॉस डेटर दिए हुए और बिल्स रिसीवेबल्स दिए हुए। तो भैया एक काम हो सकता है, बस यही ओपनिंग है यही क्लोजिंग है
है ना, यही ओपनिंग है यही क्लोजिंग है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, हमारे पास आंसर आएगा 190 प्लस 50 इज 240। बस यही है बच्चों, यही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करना होता है ना, यही है हमारे पास। तो 960 बाय 240, 960 बाय 240 विल बी 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हमारा इसका आंसर आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो का। ठीक है जी, चलो सर डन। पॉइंट इससे आपको याद करने के लिए ध्यान रखना है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो में जो डेटर लेने हैं उसमें से प्रोविजन माइनस नहीं करना है। ठीक है बच्चों, चलो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 14 लाख, जीपी दिया हुआ है 9 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, कमीशन रिसीव दी हुई है, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालनी है हम लोगों को। चलो भैया आ जाओ फटाफट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाल देते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैसे निकलती है हमारे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए सबसे पहले जीपी दिया हुआ है हमारे पास, जीपी कितना दिया हुआ है, जीपी 9 लाख रुपए। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दो भैया, जीपी दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 75,000 रुपए के हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 75,000 रुपए। फिर हमें दिया हुआ है कमीशन रिसीव्ड एंड प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखो प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये तो हमारे पास एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कमीशन बताओ ऑपरेटिंग में आनी चाहिए या नॉन ऑपरेटिंग में आनी चाहिए, तो बेटा जी कमीशन रिसीव्ड डिस्काउंट रिसीव्ड ये दो इनकम हमारी ऑपरेटिंग इनकम में ही आती हैं। ठीक है, तो आपकी कमीशन रिसीव्ड इज एन ऑपरेटिंग इनकम बाय कमीशन कितनी हो गई 5,000 रुपए की। तो आपके पास यहाँ पे अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा 9,05,000 माइनस 75,000, 9,05,000 9,05,000 में से 75,000 तो 830 830, 9,05,000 माइनस 75,000 830, यस 830 डिवाइडेड बाय सेल्स दी है 14 लाख इंटू 100, 830 अपॉन 14 लाख इंटू 100, 59.28, 59.28 बस यही बन जाएगा 59.29%। ठीक हो गया बेटा, डन सर। 38 भी डन है सर। 39 द जीपी रेशियो ऑफ अ कंपनी वाज 25%, जीपी रेशियो दिया हुआ है 25%, क्रेडिट सेल दिया हुआ है 16 लाख, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी, आओ भाई ये भी देख लेते हैं फटाफट से क्या है हमारे पास। जीपी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 25%, इसका मतलब जो जीपी है वो 25% ऑन सेल है, क्रेडिट सेल 16 लाख रुपए की है, क्रेडिट सेल जो है 16 लाख की है, कैश सेल जो है 20% है टोटल सेल का, तो टोटल सेल को मान लो आप x, ठीक है, जो कैश है वो 20% है, इसका कैश हो गया 0.80x, 80%, सॉरी 20%, 0.20x, 20% है ना कैश सेल, इसका टोटल का 20% है 0.20। अब अगर टोटल में से 20% कैश है तो उधार कितना है, क्रेडिट कितना है, क्रेडिट होगा 0.80x और इसकी वैल्यू दी हुई है 16 लाख, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 लाख डिवाइडेड बाय 0.80, 20 लाख आनी चाहिए, 16 लाख डिवाइडेड बाय 0.80, यस 20 लाख रुपीज, 20 लाख हमारी टोटल सेल निकल आई, टोटल सेल कितनी निकल आई 20 लाख। ठीक है जी, अब देखो बच्चों अगर 20 लाख टोटल सेल है, जीपी इसका 25% है, तो जीपी हो गया 5 लाख, जीपी कितना हो गया 5 लाख, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 50,000 रुपए के, नेट प्रॉफिट रेशो बताओ, आओ जी नेट प्रॉफिट रेशो के लिए सबसे पहले जीपी ले आओ, जीपी कितना आया था हमारा, जीपी आया था 25% ऑफ सेल, 20 लाख का 25%, 5 लाख का जीपी आया। उसके बाद कोई खर्चे दिए हुए हैं क्या, जीपी दिया हुआ था, सेल दिया हुआ था, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 के दिए हुए हैं,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000, नेट प्रॉफिट कितना आ गया 4,50,000, नेट प्रॉफिट कितना आ गया 4,50,000, 4,50,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। तो नेट प्रॉफिट रेशो क्या बनेगी, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, 450 अपॉन 20 लाख इंटू 100, 450 अपॉन 20 लाख इंटू 100, 22.5%। सी ऑप्शन, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास सी, 22.5%। चलो जी, अब क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, द टू बेसिक मेजर्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशंस कितने अच्छे से चल रहे हैं, उनके दो बेसिक मेजर्स क्या हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, बिल्कुल सही। लिक्विड रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, लिक्विड रेशो नहीं होता, ऑपरेटिंग रेशो भी हमारा जीपी वगैरह दिखाता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं दिखाता। लिक्विड रेशो, करंट रेशो नहीं, ए ऑप्शन ही हमारा सही बनेगा, जीपी मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं, ए ऑप्शन इज राइट। चलो सर आगे चलते हैं फटाफट से, अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी रेशोज, इसमें से कौन सी एक्टिविटी रेशो नहीं है, चलो बताओ भाई फटाफट से, कौन सी एक्टिविटी रेशो नहीं है। एक्टिविटी इसको बोलते हैं टर्नओवर रेशोज को, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है, टर्टर भी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो नहीं है, तो इसका ऑप्शन बनेगा बी, इसका ऑप्शन बनेगा हमारे पास 41 का बी। चलो भाई 42 के बारे में बता दो फटाफट से, कौन सी रेशो इंडिकेट करती है फर्म इज एक्सपीरियंसेस स्टॉक आउट्स एंड लॉस सेल्स। स्टॉक्स के बारे में कौन सी रेशो बताएगी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बताएगी भाई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का काम होता है स्टॉक के बारे में बताना। चलो सर ये भी डन हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज में हमारे पास क्या क्या आता था, क्या क्या आता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज के अंदर। देखो जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है ना बेटा, उसमें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल रेशो होता था, बैलेंस शीट रेशोज होता था और कंपोजिट रेशोज होता था। तो इनको हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज बोलते थे। मतलब ट्रेडिशनल बेसिस पे पुराने समय पे जो रेशो का क्लासिफिकेशन होता था वो ऐसे होता था कि कुछ रेशोज पी एंड एल वाली रेशोज हैं, कुछ रेशोज बैलेंस शीट वाली रेशोज है, कुछ रेशोज कंपोजिट रेशोज है जो मिलजुल के बनती हैं। अभी मॉडर्न में कैसे क्लासिफिकेशन होता है, ये करंट रेशो, सही है, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, टर्नओवर रेशो, एक्टिविटी रेशो, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऐसे होता था। तो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ए पार्ट ये हमारे पास ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कहलाता है। चलो भाई 43 डन। अब आ जाते हैं जल्दी से 44। द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रेशोज प्राइमरीली मेजर रिस्क। रिस्क कौन सी रेशोज बताएंगी, बताओ भैया, रिस्क के लिए कौन सी रेशो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है आपको। सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, बताओ जी। सॉल्वेंसी रेशोज, देखो एक्टिविटी से रिस्क का पता नहीं चलता है, तो परफॉर्मेंस दिखाता है। सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी से तो पता चलता है। लिक्विडिटी से पता चलेगा, सॉल्वेंसी से पता चलेगा, एफिशिएंसी से पता नहीं चलेगा। लिक्विडिटी फिर से एक्टिविटी आ रही है इसके अंदर, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, ये आ जाएगा इसका सही आंसर। रिस्क के लिए आपको लगाना पड़ेगा 44 का डी पार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है हमारे पास, अ रेशो इज एन अरिथमेटिक रिलेशन, बिल्कुल सही है। लिक्विड रेशो इज नोन एज एसिड टेस्ट रेशो, बिल्कुल सही है। करंट रेशो इज 1:1, गलत। डेट इक्विटी रेशो इज रिलेशनशिप बिटवीन आउटसाइडर्स फंड्स एंड शेयर होल्डर्स फंड्स, बिल्कुल सही है। 1, 2 and 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2 and 4, बी पार्ट, बी पार्ट इसका सही ऑप्शन बन जाएगा बच्चों। चलो सर क्वेश्चन नंबर 46, डैश हेल्प्स टू असेस शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए कौन सी रेशो देखनी पड़ती है भैया। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो किसको बोलते हैं, लिक्विडिटी रेशो को बोलते हैं। तो 46 का ऑप्शन बनेगा सी, लिक्विडिटी रेशो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा हमारे पास करेक्ट है, देखो जरा। क्विक रेशो कैन बी मोर देन करंट रेशो, नहीं हो सकता भैया, क्योंकि करंट रेशो में करंट एसेट हमेशा ज्यादा होंगे, तो ये तो गलत हो गया। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट व्हेन गुड्स आर ब्रॉट इन स्मॉलर लॉट्स और सोल्ड क्विकली एट लो मार्जिन, बिल्कुल सही है।
सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज 100%, ये भी ठीक है। सेकंड और थर्ड सही है भैया, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, द ऑप्शन इज सी। तो 47 का बन गया बच्चों हमारे पास सी। इसके बाद क्या है 48, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। चलो बेटा जी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपको सॉल्व करके बता देना है। चलो बताओ जी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज EBIT डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट। तो EBIT कितना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, आपको पता है EBIT में से इंटरेस्ट माइनस होता है EBT आ जाता है, इसमें से टैक्स माइनस होता है EAT आ जाता है। सही है। अब देखो हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 12 लाख और टैक्स का रेट है 40%। टैक्स का रेट कितना है? 40%। तो कैसे निकालते हो? EBT इज 12 लाख इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 40, 12 लाख इंटू 100 अपॉन 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 लाख। ठीक है, EBT 20 लाख आ गया। अब इंटरेस्ट मुझे इसमें प्लस करना है। कितने के डिबेंचर्स हैं ये? 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। भाई साहब 1 टेंस करके गिनना पड़ा। 1 करोड़ रुपए, बहुत सारा पैसा। 1 करोड़ का 10% विल बी 10 लाख। तो EBIT आ गया 30 लाख। EBIT कितना आ गया सर? 30 लाख। 30 लाख का हमारे पास EBIT है, फिक्स इंटरेस्ट है हमारे पास 10 लाख का। आंसर आ रहा है 3 टाइम्स। इसका आंसर बनेगा 48 का बी। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं बेटा। पेड ₹4 लाख टू एक्वायर शेयर्स। ठीक है, शेयर्स खरीदे एंड रिसीव अ डिविडेंड, डिविडेंड भी मिला हमें उन पे। द ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन, क्या इससे इन्वेस्टिंग पे इंपैक्ट आएगा? यस। क्या इससे फाइनेंसिंग पे आएगा? नो। तो फाइनेंसिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है यार। शेयर खरीदे हैं तो इन्वेस्टमेंट है। देखो अगर मैंने शेयर खरीदे हैं तो मेरे पास से 4 लाख रुपए तो गए, ये तो माइनस में आएगा। डिविडेंड मेरे पास आ गया 40,000 का, ये प्लस में आएगा। तो नेट 3,60,000 नेगेटिव आ जाएगा। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 3,60,000। सी ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलो सर जल्दी से हम अब आगे चलते हैं, ये हमारा काम हो गया है। हाफ सेंचुरी हो गया है बेटा जी। हाउ विल यू ट्रीट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को आप क्या करते हो? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बच्चों फाइनेंसिंग में से हम लोग माइनस कर देते हैं, है ना। तो 50 का ऑप्शन बन जाएगा सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश डिपॉजिट विद द बैंक with the maturity date after 2 months belongs to which of the following in cash flow statement? अरे कोई भी बैंक डिपॉजिट्स हो बच्चों, वो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं। कैश, बैंक, ड्राफ्ट, चेक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट्स, सारी की सारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आती हैं। चलो सर, एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट only when from the date of acquisition it has a short maturity period of। बताओ जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कब लेते हो आप? जब उसका मेच्योरिटी पीरियड कितना हो? 1 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 3 मंथ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए बेटा 3 मंथ और लेस। ठीक है। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ फर्नीचर ऑफ 20 लाख, फर्नीचर खरीदा 20 लाख का, पेइंग 60% बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसने 60% तो उस पर शेयर्स दे दिए और बाकी चेक दिया। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या इम्पैक्ट आएगा इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट पे? तो भैया देखो, जो इसने फर्नीचर के बदले में शेयर्स दे दिए उसका तो कैश फ्लो पे कोई इम्पैक्ट आना नहीं है ना। 20 लाख का 60%, 12 लाख तो इसने शेयर्स दे दिए, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपके पास 8 लाख का फर्नीचर आपने खरीदा पैसा दे के, वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग 8 लाख, डी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। 53 का आंसर बन जाता है हमारे पास डी। चलो सर 54, 12% डिबेंचर्स दिए हुए, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया हुआ है। डिबेंचर रिडीम हो गए 30 सितंबर को। हाउ मच अमाउंट रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन विल बी शोन इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? आओ जी चेक कर लेते हैं क्या लिखा है हमारे पास। देखो बच्चों, मेरे पास साल के शुरू में 31 मार्च 19 में 31 मार्च 19 पे 2 लाख रुपए का लोन है और साल के लास्ट में 31 मार्च 20 पे 1,60,000 का लोन रह गया।
इसका मतलब ये तो क्लियर है कि 40,000 रुपीज के डिबेंचर रिडीम हुए हैं, है ना। कब रिडीम हुए ये बताओ। डिबेंचर्स वर रिडीम ऑन 30 सितंबर 2019, 30 सितंबर को हुए। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पे रिडीम हुए। यहाँ पे रिडीम हुए डिवेंचर्स कितने के? 40,000 रुपए के। ठीक है, आपको बोल रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना आएगा। तो देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब मैं बनाऊंगा तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, 40,000 रुपए मैंने पैसा दिया, तो ये तो आ गया माइनस में। ठीक है, अब आ जाती है बात इनके ब्याज की। जो इंटरेस्ट आप देते हो, इंटरेस्ट आप देते हो हाफ ईयरली बेसिस पे, 30 सितंबर पे और 31 मार्च पे। तो ठीक है यार, बढ़िया बात है। सबसे पहले हाफ ईयर में तो 2 लाख पे दिया जाएगा ब्याज पूरा, 2 लाख पे 12% और 6 महीने। उसके बाद ये रिडीम हो गए तो फिर दिया जाएगा 1,60,000 पे, 1,60,000 पे 12%। तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? 2 लाख पे 12% और 6 महीने 12,000, तो ये आ गया। उसके बाद 1,60,000 पे 12% और 6 महीने 9,600, ये आ गया। तो 12,000 और 9,600, 21,600 का हमने ब्याज भी दिया है, 21,600 का हमने दिया है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो जो टोटल आउटफ्लो बना वो 61,600 का बनेगा। आउटफ्लो ऑफ 61,600, कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है आपके पास? सी ऑप्शन, आउटफ्लो ऑफ रुपीज 61,600। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव ही ये वैल्यू आएगी। सही है, चलो सर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 55, 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बच्चों मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नहीं आएगा। सेल ऑफ लैंड फॉर कैश, आपने लैंड बेचा, ये आ जाएगा। सेल ऑफ 2500 शेयर्स हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेची, ये भी आ जाएगा। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ये भी आ जाएगा। ए पार्ट 55 का बनेगा हमारे पास ए पार्ट, ये हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो, कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड, अगर आपको कमीशन मिली है, आपको रॉयल्टी मिली है, तो वो किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। सी ऑप्शन बनेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद 57, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश, किसमें फ्लो ऑफ कैश होगा ही नहीं। ठीक है, देख लेते हैं। परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग में आउटफ्लो होगा। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, नो फ्लो, ये है जी। नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश, यही है। इशू ऑफ शेयर्स फ्लो होगा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स फ्लो होगा, तो इसका ऑप्शन बनेगा बी, किसमें फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो कोई फ्लो नहीं होगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट बेचा है, उस पे इनफ्लो ऑफ कैश कितना होगा? बनाओ इक्विपमेंट का अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? ओपनिंग बैलेंस ये है 3 लाख। क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास बच्चों 2 लाख। इक्विपमेंट पे कोई डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन लगा 40,000, डेप्रीसिएशन लग गया 40,000। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 30,000, 30,000 का हमने परचेज कर लिया। ठीक है, अब आपको ये बताना था बस, आगे लिखा हुआ है देखो, पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 12,000। हमने जो इक्विपमेंट बेचा है, कुछ पार्ट बेचा है, उस पे गेन कितना हुआ है? 12,000। 12,000 का गेन हो गया, तो P&L हम लिख देंगे 12,000। यहाँ पे हमारे पास बैंक में सेल निकल आएगा। आओ देखें, 3 लाख प्लस 30,000 प्लस 12,000 माइनस 40,000 माइनस 2 लाख, तो वैल्यू आ रही है 1,02,000 रुपये। 1,02,000 रुपये ये सेल है। 1,02,000 रुपये मैंने ये प्लस करके ये दोनों इसमें से माइनस कर दिए, 1,02,000 की बच्चों आपके पास सेल आ गई। ठीक है सर, डन है जी। इसके बाद क्या दिया है हमारे पास, देखो जरा फटाफट से। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय एल्बर्ट कंपनी ऑफ ₹5 लाख फॉर लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू थेफ्ट विल बी। इंश्योरेंस क्लेम कहाँ दिखाओगे बच्चों? इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको मिल जाता है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, एनपीबीटी में एडजस्ट होता है।
added under operating activity as an extraordinary item and subtracted from operating activity. Subtracted from operating activity under operating activities as an extraordinary item and added to operating activities also. Added under operating activities as an extraordinary item and outflow under investing activities. Subtracted under operating activity as an extraordinary item एंड इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. बताओ जी क्या आपको लगता है, इसका ऑप्शन बनेगा डी. इंश्योरेंस मिला है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ये माइनस होगा. सही हो गया जी, परफेक्ट है, डन सर. इसके बाद आ जाता है हमारे पास 60 में क्या लिखा है जी, बहुत ध्यान से देखेंगे. अ कंपनी इशूड, एक कंपनी ने इशू करे बच्चों 20,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. द डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 15% प्रीमियम एट द एंड ऑफ द 5 years. द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन द डेट ऑफ इशू वॉज 3,70,000. हाउ दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैसे आप इसको दिखाओगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में. इसको करने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप डिबेंचर की एंट्री कर लो. एंट्री जानते हो ना, देखो 20,000 डिबेंचर है, 100 का एक है, 10% के डिस्काउंट पे इशू करा गया है. इसका मतलब 100 वाला इशू करा गया है 90 में और रिडीम होगा 15% प्रीमियम पे, यानी 115 पे रिडीम होगा. तो आप एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. यही करते हो है ना. यहाँ पे तो 90 आपको रिसीव हो जाएंगे, 90 यहाँ पे आपके पास 100, ठीक है. और जो लॉस होगा आपके पास टोटल वो 15 तो ये हो गया और 10 + 15 25 ये हो गया, राइट. 20,000 डिबेंचर से मल्टीप्लाई कर दो तो 20,000 इंटू 90, 9 दूनी 18, ये आ गया 18 लाख. 18 लाख, 18 लाख, 18 लाख, 20 लाख. 20,000 इंटू 15 कितना हो जाता है, 3 लाख. 3 लाख और ये हो गया 5 लाख, ठीक है जी. उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, लास्ट में देखो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 3,70,000 का बैलेंस भी था, तो टोटल लॉस कितना हुआ 5 लाख का. तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है. सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितना, 3,70,000. फिर हम लिखेंगे पी एंड एल डेबिट, पी एंड एल कितना 1,30,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. टोटल लॉस कितना हो गया 5 लाख. अब देखो कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट आता है. सबसे पहले तो ये देखो, तो आपके पास कैश फ्लो में जो डिबेंचर्स आपने ऑफर करे हैं वो कितने हैं, 18 लाख रुपए के तो डिबेंचर्स हो गए. सबसे पहले तो देखो बैंक में 18 लाख रुपए आ रहे हैं, तो 20 लाख फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो नहीं आएगा. 18 लाख फाइनेंसिंग, 18 लाख फाइनेंसिंग, तो ये भी गलत हो गया. देखो फाइनेंसिंग में 18 लाख आना है तो 2 ऑप्शन तो ये हो गए. अब हमें देखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लॉस जो है वो कितना लिखा जाएगा. तो बच्चों लॉस वो लिखा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो P&L में जाता है, ठीक है. अब देखो टोटल लॉस 5 लाख का हुआ था, लेकिन 5 लाख में से 370 तो सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज हो गया, तो P&L में तो 130 ही गया. तो 5 लाख नहीं 130, ये हमारे पास सही ऑप्शन बनता है. बहुत ही शानदार सवाल है. 60 का बन जाता है हमारे पास ऑप्शन सी, ठीक है जी, परफेक्ट, डन सर. उसके बाद आ जाता है हमारे पास 61. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. बैलेंस शीट इज नॉट अ टूल बेटा. नॉन करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 4 लाख. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज. अरे 3 लाख से 4 लाख हो गए हैं, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज. देखो 3 लाख से 4 लाख तो 1 लाख का चेंज है, डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100. चेंज अगर निकालना हो बच्चों तो कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100. दोबारा लिख देता हूँ सही से, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100. फाइनल का मतलब बाद वाला, इनिशियल का मतलब पहले वाला, ठीक है. 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, 33.3% का चेंज आ जाएगा बच्चों. 63 पे चलते हैं.
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4 लाख है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये है, रेट ऑफ इनकम टैक्स ये है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा? आओ जी बता देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा। देखो जी RFO आपके पास सेल है, सेल कितनी है 4 लाख रुपए की, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60% है, तो 4 लाख का 60% COGS 2,40,000। जीपी कितना आ जाएगा आपके पास? जीपी आ जाएगा 1,60,000। ये आपका ग्रॉस मार्जिन बोलते हैं इसको बिजनेस की लैंग्वेज में। 1,60,000 आपका नीचे आ गया। उसके बाद आप इसमें से क्या माइनस करोगे? उसके बाद आप अपने आगे वाले एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे। 30,000 रुपए के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 1,30,000। 1,30,000 पे 40% टैक्स दोगे। 1,30,000 पे 40% टैक्स दोगे, माइनस टैक्स 52,000। तो पैट कितना आया? 52,000 माइनस 1,30,000 78,000 बच्चों। बी पार्ट इसका आंसर बन जाता है। बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलो भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख है, जीपी 32% है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 10% है जीपी के, इनकम टैक्स 40% है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। अब ये तुम खुद निकालना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल दिया हुआ है, उसको ऐसे ही यहाँ पे रख देना। जीपी 32% है, जीपी को यहाँ पे रख देना, जीपी आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 10% है जीपी का, जो भी जीपी आएगा लाओ यार कर ही दूँ, फिर बच्चों का कल एग्जाम है, आज समय नहीं है तुम्हें ज़्यादा कुछ देने का। मैं सीधा जीपी से शुरू कर लूँ। बाय जीपी सबसे पहले देखो 8 लाख का सेल है, जीपी इसका 32% है, तो 8 लाख का 32% कितना हो जाएगा? 8 लाख का 32% इज 2,56,000। उसके बाद बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 10% है इसका, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,600 आ गए। ठीक है, इनकम टैक्स 40% है, तो पहले आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लो। 256 माइनस 25,600 2,30,400। इसमें से टैक्स माइनस कर दो, कितना परसेंट का टैक्स देना है? 40%। माइनस 92,160 कितना आ जाएगा? 2,30,400 में से 138,240। ए पार्ट 138,240 आपके पास आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं 65 पे। सर कितने सवाल हैं बेटा? 70 क्वेश्चंस, बस खत्म होने वाले हैं। विच ऑब्जेक्टिव इज नॉट फुलफिल्ड बाय कंपैरेटिव स्टेटमेंट? कंपैरेटिव स्टेटमेंट से कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल्ड नहीं होता? बहुत सोच समझ के बताना। चलो भाई, कंपैरेटिव स्टेटमेंट सर कौन सा? P&L या बैलेंस शीट? P&L। कंपेयर द आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L हो जाता है। एब्सोल्यूट चेंजेस हमें पता चल जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L में हो जाते हैं। टू शो द चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, गलत। फाइनेंशियल पोजीशन बच्चों बैलेंस शीट से पता चलता है, तो यही ऑप्शन सही बन जाएगा। ठीक हो गया। चलो भाई, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 66। 66 में क्या दिया है हमारे पास? जल्दी से देख लेते हैं। द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 20 लाख। ठीक है, टोटल एसेट्स ये हैं, नॉन करंट एसेट्स ये हैं। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ करंट एसेट ऑन टोटल एसेट? तो इसमें से अगर नॉन करंट ये हैं तो करंट कितने होंगे? निकाल दो भाई। 20 लाख में से 5,90,400 हटा दो, 14,09,600। ठीक है, अब यही बताना है हमें क्या परसेंटेज है इसका टोटल एसेट्स पे। तो 14,09,600 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 70.48, 71% इसका आंसर बनेगा बेटा। चलो सर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या दिया है हमारे पास? इफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इतना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इतना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इतना, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम ऑन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? आओ जी, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दिया हुआ है? इसका मतलब सेल्स दिया हुआ है 1,20,000 का, सेल्स है 1,20,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS है 66,000। तो मेरे पास जीपी कितना आया? 1,20 माइनस 66, 54,000 का बच्चों जीपी आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 21,600,
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हटा दूं 21,600, तो मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी 54,000 माइनस 21,600, 32,400। वैसे तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, जीपी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। चलो कोई नहीं, परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम ऑन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 32,400 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, 27% बच्चों इसका सही आंसर बन रहा है, 27%। 32,400 अपॉन 1,20,000 इंटू 100 विल बी 27%। इन अ कॉमन साइज स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज एज्यूम्ड टू बी। बताओ जी, कॉमन साइज में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमेशा कितना होता है? 100। चलो सर डन। अंतिम 2 सवाल बेटा जी, क्या लिखा है? कॉमन साइज स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से देख लो, गलती नहीं करके आना। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L is the vertical analysis of items of revenue and expenses. Yes, because in common size statements of P&L, revenue from operation is taken as 100 and all other items of revenue from operation are expressed as percentage of revenue from operations. बिल्कुल सही बात बोल रहा है भाई, करेक्ट बात बोल रहा है, एकदम सही है जी। चलो भाई, तो इसका ऑप्शन हम क्या लगा देंगे? इसका ऑप्शन हम लगा देंगे भैया ए। 69 का ऑप्शन हम लगा देंगे ए। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बन रहा है? चलो वीडियो पॉज करो, इस पे तो आंसर लिखना बनता है। वीडियो पॉज करो और आंसर लिखो फटाफट से। क्या आपको लगता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट? यस, बिकॉज कॉमन साइज बैलेंस शीट इज अ वर्टिकल एनालिसिस। दोनों ठीक है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये थे बच्चों हमारे पास कुछ एमसीक्यूज रिलेटिंग टू एनालिसिस वाला बुक। लगभग सारी चीज़ें कवर करी, कैश फ्लो के क्वेश्चंस भी देखे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे, रेशोज के क्वेश्चंस भी देखे, हेडिंग सब हेडिंग्स भी देखे। तो आपको एक बार आना चाहिए, इसके अंदर से 4-5 चीज़ें तुम्हें फॉर श्योर नहीं पता लगी होंगी, जैसे वो ट्रेडिशनल रेशोज कौन सी होती हैं, मॉडर्न रेशोज कौन सी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, पता होनी चाहिए, आनी चाहिए, वो सब मैंने कवर करा। थोड़ी देर में मिलेंगे, उसमें कंपनीज के हम लोग, कंपनी के इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स के हम लोग एमसीक्यूज करते हैं, उसके बाद फिर पार्टनरशिप्स के करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।